कोरोना से निपटने कोविशील्ड और कोवैक्सीन तैयार। प्रधानमंत्री ने कहा देश को कोरोना मुक्त बनाने में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री ने कहा कुपोषण अभियान की सार्थकता तभी जब सभी बच्चे होंगे कुपोषण से मुक्त। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में हुए शामिल। केंद्र सरकार ने शुरू की अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना। पैसों के अभाव में अब 10वीं के बाद नहीं छोड़ना पड़ेगा स्कूल। और अपराध से निपटने भिलाई में क्रॉस ब्रीडिंग से पहला डॉग स्क्वाड तैयार। सशस्त्र सीमा बल की 7वीं बटालियन में दिया गया है प्रशिक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। नए साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना महामारी से निपटने की उम्मीद भी जाग उठी है। भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने एस्ट्रोजेनेका कंपनी की वैक्सीन कोविशील्ड को और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति द्वारा इन टीकों के आपात उपयोग की सिफारिश के बाद डीसीजीआई ने यह निर्णय लिया है। 1 जनवरी को आपात स्थिति में कोविशील्ड और सीमित इस्तेमाल के लिए कोवैक्सीन की सिफारिश की गई थी। भारत के औषधि महानियंत्रक डॉक्टर वीजी सोमानी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि दोनों ही कंपनियों ने अपने परीक्षणों का विवरण प्रस्तुत कर दिया है और दोनों ही कंपनियों को कोविड-19 के वैक्सीन के सीमित उपयोग की अनुमति दी गई है। Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे देश को तेजी से कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि यह कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बनी 2 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में हमारे वैज्ञानिक समुदाय की सक्रियता का पता चलता है। और देश में कोरोना वैक्सीन की अनुमति मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश के 7 जिलों में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर के मॉक ड्रिल प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में अति महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़े लोगों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हम लगातार काम कर रहे हैं। पाली में पहले फेज में जो लोग सबसे ज़्यादा जोखिम अभी ले रहे हैं, एक्सपोजर जिनका सबसे ज़्यादा है, तो उसमें स्वास्थ्यकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं और सफाई व्यवस्था में जो जुड़े हुए हैं, राजस्व अमले से जुड़े हुए जो लोग हैं। मीडिया का भी नहीं आया है। हम लोगों ने भेजा जरूर था लेकिन मीडिया का अभी तक नहीं आया है। सेकेंड फेज में 50 साल से ऊपर की उम्मीद है कि 50 साल से ऊपर के जो नागरिक होंगे, अभी क्लियर डायरेक्शन उसके नहीं आए हैं, पर ये माना जा रहा है और ये संभावना है कि तीसरे फेज़ में इसको ओपन कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन को। जो कोविन ऐप है फ़िलहाल ये क्लोज्ड रहेगा 2 फेज़ के लिए। इसमें आपको सूचना मिलेगी, आप इसमें कुछ जानकारी अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन
दूसरे फेज़ के बाद इसकी संभावना है कि उसको खोल के मैं आप कोई भी जिनका नाम सूचियों में नहीं आया है वो रजिस्टर कर सकते हैं। आपको समय और तारीख आ जाएगी और आप जाके फिर वैक्सीन लगा सकते हैं। और श्री सिंहदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में टीकाकरण के लिए 1100 केंद्र बनाए जाएंगे और प्रत्येक केंद्र में प्रतिदिन 100 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य भी रखा गया है। और देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.16% हो गई है। कल 20,963 रोगी कोरोना से मुक्त हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या अब बढ़कर 99,27,310 हो गई है। फिलहाल 2,47,220 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,177 नए मामलों का पता चला। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1,03,00,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना रोगियों का पता लगाने और उनकी जांच के प्रति गंभीरता के कारण ही कोरोना से उबरने वालों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और मृतकों की संख्या भी कम हो रही है। फिलहाल भारत में कोरोना से मरने वालों की दर 1.4% है, जो विश्व में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 217 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 1,49,435 रोगियों की कोरोना से मौत हुई है। और छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना से कुल संक्रमित हुए मरीजों की संख्या 2,81,654 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 1147 नए मरीजों की पहचान की गई। प्रदेश में वर्तमान में स्वस्थ हो चुके कुल मरीजों की संख्या 2,67,751 तक पहुंच गई है और वहीं वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 10,517 हो गई है। वहीं अब तक प्रदेश में कुल 3,000 से ज्यादा मरीजों की मौत भी कोरोना से हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज महिला और बाल विकास विभाग के रायगढ़ जिले में आयोजित मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सभी बच्चों और महिलाओं तक सुपोषण की पहुंच बनानी होगी। उन्होंने कहा कि कुपोषण मुक्त अभियान और एनीमिया मुक्त करने के लिए जिले में उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। कुपोषण की दर में 8% की कमी भी आई है, लेकिन केवल इतने से ही हमें संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि इस अभियान की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब सभी बच्चे कुपोषण से मुक्त होंगे। तेजी से काम करने की जरूरत है। हमारे कोई बच्चा कुपोषित ना हो, कोई महिला शारीरिक रूप से कमजोर ना हो। यदि हमारे बेटियां कमजोर होगी तो फिर आने वाली पीढ़ी कमजोर होगा ही। इसलिए महिलाओं के खान पान में, बेटियों के खान पान में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। तंदुरुस्त माताएं ही तंदुरुस्त बच्चे को जन्म देती है, इसलिए उसकी तंदुरुस्ती की तरफ ज्यादा ध्यान गर्भावस्था से लेके 5 वर्ष के जो बच्चे हैं। और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जिले के 100% मुक्त हो चुके 203 ग्राम पंचायतों और वार्डों के प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, विधायक लालजीत सिंह राठिया और प्रकाश नायक भी मौजूद थे। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। नए साल की शुरुआत के साथ ही सत्ताधारी दल कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के साथ ही एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई के लिए रणनीति बनानी अब शुरू कर दी है। इसी संबंध में आज दोनों ही दलों की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस की लगातार 2 बैठकें हुई। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अध्यक्षता में पहली बैठक प्रदेश कार्यकारिणी और दूसरी जिला अध्यक्षों के साथ की गई।
इसमें धान खरीदी के लिए विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति तैयार की गई। साथ ही सरकार के कामकाज को प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर भी मंथन किया गया। इसके अलावा इसी माह के दूसरे सप्ताह से वर्धा के सेवाग्राम में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों के संबंध में भी बातचीत की गई। बताया गया है कि वर्धा में 3 दिनों तक प्रदेश के नेताओं का विपक्ष के खिलाफ मजबूती से लड़ने और अपने संगठन को निचले स्तर तक मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। उधर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की मौजूदगी में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। प्रदेश प्रभारी आज से लगातार 3 दिनों तक बैठकें लेंगी, जिसमें पार्टी की आगामी कार्य योजना तैयार की जाएगी। प्रदेश प्रभारी की कमान संभालने के बाद डी पुरंदेश्वरी का यह दूसरा दौरा है। उन्होंने अपने पहले दौरे में ही स्पष्ट कर दिया था कि पार्टी पूरी ताकत के साथ राज्य सरकार के खिलाफ सड़क की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने इसके लिए संगठन के रिक्त पदों पर भी जल्द नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। और केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इसके माध्यम से 10वीं के बाद धन के अभाव में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र अपनी आगे की पढ़ाई अब जारी कर सकेंगे। योजना की जानकारी देते हुए रायपुर सांसद सुनील सोनी ने बताया कि इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 59,048 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें केंद्र सरकार 60% राशि खर्च करेगी और शेष 40% राशि राज्य सरकार को देना होगा। फैसला लिया कि जो मैट्रिक के बाद में जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं उनके लिए आर्थिक व्यवस्था की जाए और उसके लिए लगभग 35,534 करोड़ रुपए का आने वाले 5 साल के लिए व्यवस्था की। ये राशि केंद्र की 60% है, 40% राशि जो है वो राज्य सरकार को उसके अंदर में खर्च करना है। बताया गया है कि यह योजना आगामी 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। इसमें लगभग 1,36,00,000 ऐसे गरीब छात्र लाभान्वित होंगे जो 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सके थे। भिलाई में पुलिस ने अपराध से निपटने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग से पहला डॉग स्क्वाड तैयार किया है। इनमें 24 डॉग्स को शामिल किया गया है, जिन्हें सशस्त्र सीमा बल की 7वीं बटालियन द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। बताया गया कि डॉग स्क्वाड के इन सदस्यों को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि ये विपरीत परिस्थितियों में लड़ने में सक्षम हैं। लगभग 8 माह के कड़े प्रशिक्षण के बाद इन्हें तैयार किया गया है। इन्हें पानी में तैरने, विस्फोटकों की पहचान करने के साथ ही जंगल और मैदानी इलाकों में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 7वीं बटालियन के कमांडेंट विजय अग्रवाल ने बताया कि ये सभी विपरीत परिस्थितियों में काम कर सकते हैं। इन सभी श्वानों को छत्तीसगढ़ी नाम भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये नक्सल एरिया में भी पुलिस और सशस्त्र बल के काफी मददगार साबित हो सकते हैं। डॉग बहुत महत्वपूर्ण डॉग है जो मिलेनियस के नाम से भी प्रसिद्ध है और इनका प्रयोग ओसामा बिन लादेन और बगदादी के सर्च ऑपरेशन में अमेरिकन फोर्सेस द्वारा यूज़ किया गया था, अमेरिकन सी कमांडो द्वारा। और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ी नाम देने के पीछे एक उद्देश्य ये था कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे कैची शब्द हैं जो छोटे हैं, जो डॉग को समझना आसान होता है और इसी वजह से इनके नाम इस तरह से दिए गए थे कि ये छत्तीसगढ़ से जुड़ाव भी महसूस करें। सारे हैंडलर हमारे स्थानीय हैं, कुछ बाहर के भी हैं, परंतु छत्तीसगढ़ी नाम देने से वो ज़्यादा बेहतर जुड़ाव महसूस करते हैं। और पिछले 1 साल में ट्रेनिंग और ग्रूमिंग के दौरान कहीं कोई व्यवहारिक दिक्कतें नहीं आई। देखिए, स्नीफर और ट्रैकर दोनों तरह के डॉग नक्सल एरिया के लिए महत्वपूर्ण है और इनके अलग अलग प्रयोग हुए हैं। उम्मीद है कि अभी जो ट्रेंड डॉग हैं ये और भी बेहतर कार्य करेंगे और सफलता के नए आयाम गढ़ेंगे। बताया गया है कि बेल्जियम शेफर्ड डॉग की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार ये डॉग्स बच्चे चोरी, लूट, डकैती, हत्या की वारदात में शामिल अपराधियों को पकड़ने में सक्षम हैं। साथ ही बचाव और तलाशी अभियान के लिए भी ये बहुत मददगार होते हैं। इन्हें अलग अलग जिलों में अब पदस्थ किया जाएगा। और समाचार के इस अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। याद रखिए, कोरोना को हराना है,
मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।